हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 4 गद्य तथा चंपू काव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वासव दत्ता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। गद्य तथा चंपू काव्य में वासव दत्ता के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वासव दत्ता नामक अलंकार सघन कथा कृति के प्रणेता महाकवि सुबुंधु है। कुछ विद्वान इन्हें काश्मीरी मानते हैं तो कविता मध्य देशीय, परंतु इनकी एकमात्र रचना वासव दत्ता के अंत साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे दक्षिण के थे। विद्वानों के मतानुसार वासव दत्ता तथा उनके प्रणेता का काल ईसा की 6ठी अथवा 7वीं शताब्दी होना चाहिए। सुबुंधु गौड़ी रीति के कवि हैं। उनकी समास भूयिष्ठा ओजोमयी गौड़ी रीति अलंकारों के प्राचुर्य से भाषित है। स्वयं कवि ने इस रचना का प्रत्यक्ष श्लेष की प्रतिज्ञा की है। इसमें राजा चिंतामणि के पुत्र नायक और राजा की पुत्री नायिका राजकुमारी वासव दत्ता के प्रेम तथा तदंतर विवाह का वर्णन है। इसकी कथा संक्षिप्त में इस प्रकार से बताया गया है। वासव दत्ता गंधर्व देश की राजकुमारी हैं और कंद केतु स्वप्न में राजकुमारी को देखकर उस पर आसक्त हो जाता है। वह अपने मित्र मकरंद के साथ वासव दत्ता की खोज में निकलता है। वे विंध्य पर्वत पर पहुंचते हैं तथा उन्हें सुख सारिका के संवाद से यह ज्ञात होता है कि वासव दत्ता ने भी स्वप्न में कंदप केतु को देखा है तथा तमालिका नामक सारिका उन्हें ढूंढने के लिए निकली है। वासव दत्ता और कंद पर केतु का मिलन पक्षी दंपति के सहायता से होता है। राजकुमार कंद पर केतु को जब यह पता चलता है कि वासव दत्ता के पिता उसका विवाह विद्याधरों के राजा पुष्प केतु से करना चाहते हैं, तो वे एक जादू के घोड़े पर चढ़कर भाग जाते हैं और विंध्य पर्वत पर पहुंचते हैं। कुछ समय बाद कंदर्प केतु को सोता हुआ छोड़कर वासव दत्ता वन में देखने जाती हैं। अकस्मात वह किरातों के मध्य में फंस जाती हैं। किरातों के दो दलों के मध्य उसे पाने के लिए युद्ध होता है। वासव दत्ता छिपकर वहां से निकल जाती हैं और वासव दत्ता ऋषि आश्रम में अवांछित प्रवेश के फल स्वरूप पाषाण शिला के रूप में परिणित हो जाती हैं। विप्र योग से व्यथित कंदप केतु अपना प्रणांत करने को प्रवृत्त होता है, परंतु आकाशवाणी उसे प्रणांत करने से बचाती है और दोनों के पुनर्मिलन का आश्वासन देती है। कुछ समय के पश्चात एक दिन सहसा उसका स्पर्श पाकर वह पाषाण शिला पुनः वासव दत्ता के रूप में कार्यान्वित हो जाती है। उसी समय मकरंद भी वहां पहुंच जाता है। तीनों कंदर्प केतु की राजधानी में पहुंचते हैं और वहां वे अपना शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। सुबंधु की वासव दत्ता प्रौढ़ पांडित्य युक्त गौड़ी रीति प्रधान रचना है। इनकी भाषा में समास बहुलता, क्लिफ्ट, पद विन्यास और श्रम साध्यता फलत ओजस्विता पदे पदे परिलक्षित होती है। इसमें लंबे प्रकृति वर्णन, स्त्री सौंदर्य वर्णन, नगरी वर्णन आदि ऐसे विषय हैं जो कवि की उद्दाम वर्णना चातुर्य की प्रलोभ प्रवृत्ति के स्वाभाविक स्थल है। शूद्रक की शैली में विस्तृत संवादात्मक काव्य शैली स्थलों का विशिष्ट भूमिका है। श्लेष, विरोध और परिसंख्या आदि अलंकारों के प्रयोग के प्रति कवि का ससंकल्प संरंभ होने के कारण रस को अपनी सत्ता और महत्ता के लिए अपेक्षित अवकाश नहीं मिल पाया है। जिस श्लेषंकार के लिए सुबंधु ख्याति है उसका एक निदर्शन इस प्रकार है। कार्तिकेय से अधिष्ठित कार्तिकेय के मोर के तुल्य सरकंडों की अधिकता से युक्त रज गुण रहित
तपस्वी तुल्य धूल को शांत करने वाला, मेघनाद से युक्त रावण के तुल्य, विंध्य पर्वत के तुल्य बादलों से नील वर्ण, युवतियों के तुल्य बादलों से युक्त वर्षा ऋतु आई है, इसी प्रकार उनकी परिसंख्या का भी दर्शनीय है। श्रृंगार शेष के राज्य में दुर्गुण विभिन्न स्थानों पर थे, प्रजा में नहीं थे, इसका वर्णन भी यहाँ बताया गया है। इसी प्रकार अन्य अलंकारों के संयोजन में भी कवि को महारत अधिगत है। सुबंधु का यह अलंकार विन्यास क्लिफ पदावली के साथ साथ उनकी कोमल कांत पदावली की भी विभूषण बना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने गद्य तथा चंपू काव्य में वासव दत्ता के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।